हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईटीएन थिंकिंग। आज हम नीट के गेस्ट पेपर 6 को डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ऑन कंप्लीट कम्बशन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.1 ग्राम ऑफ H2O। हमें बताना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कितना होगा। तो पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका कंबशन किया जा रहा है, ऑक्सीजन में जलाया जा रहा होगा, मिलेगा क्या? CO2 और H2O मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतना तो समझ में आ रहा होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया है 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है और CO2 जो मिल रहा है 0.2 ग्राम CO2 मिल रहा है और 0.1 ग्राम H2O मिल रहा है। हमें बताना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? तो उसके पहले हमें ये सोचना होगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर मैं देखूँ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा? टोटल 44 और इसमें कार्बन कितना होगा? 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 44। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ बात करूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड है कितना, यहाँ 0.2 और पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल मतलब दिया कितना है 0.3, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ कार्बन आ रहा है वो 18.18% आ रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.2 ग्राम है वो हमारा इसमें 18% कार्बन है। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन H2 गैस की बात कर रहे हैं कि तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, अगर H2O में देखें तो H2 में 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और पूरा 16 ग्राम ऑक्सीजन और मिला के 18 ग्राम। और मोलर मास ऑफ H2 18 मल्टीप्लाई बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो वाटर आ रहा है इसको जलाने पे वो 0.1 और कंपाउंड कितना लिया 0.3 इंटू क्या कर देंगे 100 और इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 3.70%। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18.1% एंड 3.70%। निकालना कुछ नहीं है, बस ये हमें देखना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा 12 और उसका मॉलिक्यूलर मास 44 और हमें कितना मिल रहा है 0.2 मिल रहा है किससे 0.3 ग्राम से कंपाउंड से, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। सिमिलरली यहाँ H2O की बात करें तो यहाँ H2 में हाइड्रोजन 2 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 18, एक्चुअल में H2 कितना मिल रहा है 0.1 और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था 0.3 डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो 4 ऑप्शन दे दिए हैं और इनमें हमें बताना है कि वाटर मॉलिक्यूल किस में मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। सब में 18 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है तो पहले तो हम मास ऑफ वाटर निकाल लेते। तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml। तो अगर हम इससे वॉल्यूम मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 18 ml और डेंसिटी कितना दिया हुआ 1 ग्राम पर ml होता है, ये वाटर का पता होता है। कट जाएगा, ये आ जाएगा 18 ग्राम और 18 ग्राम अगर हमारे पास वाटर है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 18 डिवाइडेड बाई 18 1 मोल। हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बोला, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, अगर मुझे मोल पता है और Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा, वो कितना आ जाएगा 1 इंटू Na। तो क्या आ जाएगा Na आ जाएगा। सेकंड हमारा ऑप्शन है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 0.18 ग्राम ऑफ वाटर है हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी मोल निकालेंगे 0.18 डिवाइडेड बाई 18 तो यह आ जाएगा 0.01 मोल। तो पार्टिकल निकालना है, पार्टिकल इसमें कितने होंगे तो 0.01 मल्टीप्लाई बाई Na, या इसको हम 10⁻² Na भी बोल सकते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें तो यहाँ STP कंडीशन दे दिया 1 atm और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम गिवन वॉल्यूम in लीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लूँ इसमें मॉलिक्यूल वाटर कितना मैक्सिमम है तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, 10⁻² Na। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर 3 को, गिवन वॉल्यूम इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.00224 डिवाइडेड बाई 22.4। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 10⁻⁴। ये नंबर ऑफ मोल्स है तो पार्टिकल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो मोल्स वाटर के हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁴ इंटू Na हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 10⁻³ मोल दे दिया है तो बस इसको 10⁻³ मल्टीप्लाई Na, तो इतने इसके पास मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो मोल निकालने के बाद अगर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में आएंगे, ऑप्शन ए में हमारा 18 ml ऑफ वाटर में हमारा मैक्सिमम मॉलिक्यूल आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो सारे में क्या करना है, मोल्स निकालने हैं, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा और जिसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा वही वाला क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इजकल टू 1 फॉर हीलियम प्लस आयन इज -x जूल, देन व्हाट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन n इजकल टू 2 स्टेट फॉर बेरिलियम 3 प्लस आयन। इसके लिए हमें निकालना है, तो हमें फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के लिए हम निकालते थे -RH Z² ये फॉर्मूला होगा। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो पहले n इजकल टू 1 के लिए तो E1 और हीलियम एटम है तो -RH इसको रहने दो, हीलियम है तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर और n की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4RH, ठीक है, और E1 की वैल्यू -x जूल दी हुई है, तो -x इजकल टू -4RH, दिस सिम्बलाइज RH इजकल टू क्या आ जाएगा x/4। अब सेकंड है E2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -RH Z² Z की वैल्यू बेरिलियम है 4 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और RH की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो -x/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 4 जा 16, ये भी क्या आ जाएगा, तो E2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी जो हमारा ये है बेरिलियम 3 प्लस आयन के लिए, बेरिलियम 3 प्लस आयन की वो क्या आ जाएगा -x जूल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा -x जूल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा -x जूल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा जो है इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन क्या करा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, तो बारी बारी से करते हैं। बोल रहा है कि एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल, नहीं ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है इससे। तो जहाँ पर ए ऑप्शन दिखे तो वो काट दो, तो ऑप्शन डी कट गया और ऑप्शन बी कट गया। बाकी देखते हैं, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी तो इसमें है ही नहीं, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं, ऑल दो आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट्स तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो बी सी तो सही है, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन, ये गलत है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत है। और ई स्टेटमेंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, हाँ ये बात भी सही है कि डाल्टन ने एटम को अल्टीमेट पार्टिकल बोला था, तो ऑप्शन यहाँ सी, बी सी एंड ई इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के सवाल है, तो हमें इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड का याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यूज की, तो ये याद कर लो तो क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं हो। और वैसे भी पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण, और टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सिंपल से वैल्यू याद कर लो, तो वैल्यू याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल होता है। हम क्या लिख लेते हैं, लिथियम से लिखना शुरू करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ हम उसके आगे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लिथियम की जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है वो होती है 1 से स्टार्ट होती है 1, तो 0.5 बढ़ाते जाओ, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे, ठीक है। अब बाकी को देख लेते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसकी बात करें तो ये होता है 0.9.3 बढ़ाते जाओ, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, अब यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा 2.5 और 3। अब देख लो कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन के बाद अब यहाँ 2 ऑप्शन, एक बार नाइट्रोजन एक बार ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन होगा। फिर अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कार्बन और सिलिकॉन में अगर देख लेते हैं, कार्बन यहाँ है, सिलिकॉन यहाँ है, तो कार्बन की ज़्यादा है और सिलिकॉन लास्ट में है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन, यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एटॉमिक रेडियाई का क्वेश्चन है। अब ये याद होगा तभी कर पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को क्या लगेगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, स्टूडेंट यही समझते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगी। तो अगर मैं इसका देखो, इसको याद करने का तरीका क्या, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसा करके याद सकते हैं। तो होना क्या चाहिए, होना चाहिए ये, ऐसे नोट कर सकते हो, होना चाहिए क्या सबसे ज़्यादा, ये होना चाहिए, तो लगेगा कि ऑप्शन, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एल्युमिनियम का गैलियम से ज़्यादा होता है। बोलते हैं यहाँ D10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, पुअर शिल्डिंग हो जाती है, तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग हमें क्या होगा, गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है,
एल्युमिनियम का ज़्यादा हो जाता है गैलियम से। तो ऑप्शन यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ठीक है। ड्यू टू 10 डी इलेक्ट्रॉन हमारे गैलियम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पुअर शील्डिंग होगा तो हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण अट्रैक्शन बढ़ेगा और न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, साइज घट जाएगा। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है इन दोनों में ही। तो गैलियम कम हो जाता है, एल्युमिनियम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, मतलब म्यू की वैल्यू किसकी जीरो होगी, तो जिसका वेक्टोरली सम क्या हो जाए। अच्छा नॉन जीरो बोला है कि जीरो नहीं होगी, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहले स्ट्रक्चर बना लो। जैसे CCl4 इस तरह से बनता है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, दिस इज परफेक्टली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो परफेक्टली टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, उसकी म्यू की वैल्यू जीरो आती है। अब HI की बात करें तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो। CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ जितना इस साइड वेक्टोरली सम होगा खींचेगा उतना वेक्टोरली यहाँ, जितना ऑक्सीजन इस साइड खींचेगा उतना खींचेगा, तो म्यू यहाँ जीरो हो जाएगा। सिमिलरली BF3 की अगर मैं बात करूँ तो अगर BF3 की बात करूँ तो अगर ये ऊपर खींचेगा फ्लोरीन अपनी तरफ, यहाँ इधर और यहाँ इधर, तो इन दोनों का जो वेक्टोरली सम होगा जस्ट इसके अपोजिट ही आता है, क्योंकि 120 डिग्री एंगल पे होता है। तो यहाँ भी म्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर डायपोल मोमेंट की नॉन जीरो वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट होगी। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल होती है, ठीक है। अब वो आर्थो नाइट्रोफेनॉल इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। तो अगर मैं इसको बनाऊँ आर्थो नाइट्रोफेनॉल को, तो दिस इज NO2 कंपाउंड एंड दिस वन इज OH कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारा जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। डबल बॉन्ड को यहाँ दिखा सकते हैं ताकि यहाँ पर दिखे, दिस इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये विद इन द मॉलिक्यूल हुआ, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। बाकी पैरा और मेटा में इंटर फेवर करता है, सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो होगा इंट्रामोलिकुलर वो कहाँ होगा, आर्थो नाइट्रोफेनॉल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो हमारा कर रहा है वो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट का सवाल है। बोला है अमॉन्ग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसे NH3 है तो NH3 इस तरह बना देंगे। तो एक्चुअल में NH3 के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। AlCl3 के पास अगर मैं बनाऊँ तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ही बॉन्ड 3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो जाएगी क्लोरीन के साथ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ BeCl2 की, तो BeCl2 में हमारा किस तरह से, इस तरह से होगा, दिस इज़ BeCl2 मॉलिक्यूल। और हमारा CCl4 की बात करूँ तो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ये हमारा है, और PCl5 सारे मॉलिक्यूल बना दे रहा हूँ, फिर काउंट कर लूँगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने हैं, बेरिलियम के सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करूँ तो CCl4 4 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बोल रहा है कि नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही है 8 इलेक्ट्रॉन वाले, एक ये है एक ये है, तो 3 है जो जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंटीमीटर के अराउंड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। कौन सा नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सब में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूँ तो जो Be2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा वही 0 आएगा। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं, Be2 में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉन्ड 1/2 NB - Na लगा देंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, एंटी बॉन्डिंग 4, तो हाफ इंटू 4 - 4 0, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया मतलब क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 किसका आ गया, Be2 का। तो ये मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है उसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा Be2, ऑप्शन बी। बाकी सब में करेंगे कैलकुलेट तो बॉन्ड ऑर्डर की कुछ वैल्यू आएगी, मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। यहाँ 0 आ रहा है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट सवाल बोला डायटॉमिक स्पीसीज दिया हुआ है और बोला विच ऑफ दिस प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर सबका निकालना है इन सब मॉलिक्यूल का। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक भी देखा था कि अगर किसी के मॉलिक्यूल के पास 14, 13, 12, 11, 10 ऐसे चले जा रहे थे, 15, 16, 17, 18, तो हम 14 से स्टार्ट करते थे, बोलते थे कि 14 नाइट्रोजन बनाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है N2 मॉलिक्यूल।
और इसके बाद 0.5 घटता जाता है, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। तो ये 2.5, ये 2, ये 1.5, ये 1, और ये क्या हो जाएगा 2.5, 2, 1.5 और 1। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर की ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि किसकी वैल्यू का ऑर्डर, अगर ये दिस इज़ ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ ए बॉन्ड ऑर्डर, तो बस बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके हम, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं, जैसे C2 2 माइनस है, He2 प्लस है, NO है और O2 माइनस है। तो C2 2 माइनस के पास 14 इलेक्ट्रॉन, He2 प्लस के पास 3 इलेक्ट्रॉन, NO के पास 15 इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। अब देख लो, ये तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर 14 का आएगा, मतलब C2 2 माइनस का आएगा। तो ऑप्शन बी तो हमारा पहले ही सॉल्व हो गया। अब बाकी क्योंकि 3 बॉन्ड ऑर्डर से ज़्यादा आएगा नहीं किसी का भी, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो अब C2 2 माइनस के बाद आएगा NO का, फिर आएगा हमारा O2 माइनस का, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 इलेक्ट्रॉन, इसकी हो जाएगी 15 की 2.5, इसकी 17 की हो जाएगी 1.5। अब He2 प्लस की निकाल लेते हैं। He2 प्लस की अगर निकालें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 1/2 NB माइनस NA बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1, यह आ जाएगा 0.5। तो He2 प्लस की होती है 0.5, तो ऑप्शन यही हो जाएगा He2 प्लस O2 माइनस NO और C2 2 माइनस का सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन इन एक्सपेंशन एंड हीट ऑब्जर्व्ड और रिलीज व्हेन 5 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 atm प्रेशर आइसोथर्मिकली एक्सपेंड इनटू वैक्यूम अंटिल वॉल्यूम इज 15 लीटर। ठीक है, तो इस सवाल कैसे करेंगे, तो जो स्टेटमेंट दिया उसी से करो। सबसे पहले बोला है वर्क डन निकालना है और हीट के बारे में बोला है ना। यदि हम एक गैस को एक्सपेंड करा रहे हैं आइसोथर्मली, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और वैक्यूम है, जब भी वैक्यूम की बात कर ले तो मतलब P एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, और आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डेल्टा T 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा T 0 हो गया तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा U भी 0 हो जाएगा, क्यों डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T, तो NCV और डेल्टा T भी 0, तो डेल्टा ये हमारा डेल्टा U क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T, तो डेल्टा U क्या आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। अब डेल्टा U 0 P एक्सटर्नल 0, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। अब जब हमारा वैक्यूम बोल दिया है तो P एक्सटर्नल ही 0, तो वर्क डन तो 0 आएगा ही आएगा, और इंटरनल एनर्जी हमारा 0 आ ही चुका है। तो हमें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q 0 है ही, W 0 आगे, मतलब डेल्टा U 0 ही और W भी 0 है, तो Q भी क्या आएगा 0 ही आएगा, तो तीनों हमारे 0 होंगे। तो वर्क डन विल बी 0 एंड हीट विल बी आल्सो बी 0। बोला है ग्रेटर देन 0, ये ऑप्शन नहीं होगा, पॉजिटिव ये भी नहीं होगा, यहाँ भी ग्रेटर देन 0, तो बस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वर्क डन विल बी 0 एंड हीट विल आल्सो बी 0। ठीक है, तो वैक्यूम से हम लोगों ने P एक्सटर्नल 0 बता दिया, और आइसोथर्मल से डेल्टा T कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा T 0 मतलब डेल्टा U 0, फिर FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके इसको कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो डेल्टा U बताना है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो हमें पता है कि डेल्टा U का फॉर्मूला होगा NCV डेल्टा T। अब आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा T 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा NCV इंटू 0, तो डेल्टा U भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 जूल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, ये 3 रिएक्शन दिए हुए हैं C+O2 टू फॉर्म CO2 ग्रेफाइट, और ये रिएक्शन दिया हुआ है। बोला है बेस्ड ऑन अब डाटा फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिलो इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा डाटा एक्सप्लेन सही करेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कार्बन ग्रेफाइट फर्स्ट और सेकंड में गायब है, मतलब हमारे इस इक्वेशन में गायब है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि हमारा ये गायब हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं यक्स में से वाई को माइनस कर दूं तो एक तो हाफ O2 बच जाएगा, और ये माइनस CO इधर आ जाएगा, और CO2 इधर से मतलब इधर ही रहेगा। हाँ, तो ठीक है, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करूँगा तो हमें क्या मिल रहा है इक्वेशन थर्ड मिल रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट मतलब x माइनस इक्वेशन सेकंड मतलब y, और इक्वेशन थर्ड मिल जाएगा z। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू
वाई प्लस जेड, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है। बोल रहा है कि एक रिएक्शन है 3A2 प्लस बी से 2A3B बन रहा है, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास K1 दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट A3B का होल स्क्वायर अपॉन A2 का क्यूब इंटू B, ये K1 हो जाएगा। K2 की अगर मैं बात करूँ तो क्या K2 क्या हो जाएगा, अगर इस पहले रिएक्शन तो लिख लो, तो रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन हमारा क्या है, A3B उल्टा है रिएक्शन, और 3/2A2 प्लस 1/2B2, इसकी वैल्यू K2 दे दिया है। तो K2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, A2 के पावर 3/2, B2 के पावर 1/2 और A3B, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा ये। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, K1 इज इक्वल टू, K1 को अगर मुझे इसके बराबर करना है तो एक तो स्क्वायर रूट लेना होगा और उसको अपोजिट भी करना होगा। तो K1 इज इक्वल टू 1/K2 की पावर 1/2 हो जाएगा, या फिर हम K1 को क्या लिख सकते हैं, 1/√K2, तब जाकर ये रिलेशन बराबर आएगा ना। अगर मुझे मतलब मैं इसको उल्टा भी ऐसे कर सकता था कि अगर मैं K2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 1/K1 के बराबर आएगा। तो मुझे K1 के टर्म में लिखना होगा, तो यहाँ K2 के टर्म में लिखना होगा, तो क्या कर देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक बार देख लें, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम एक्चुअल में किया क्या है वो समझ लो फिर से। करना कुछ नहीं है, हम K2 और K1 को बराबर करना है, तो हम क्या करना होगा, तो K2 छोटा है और ये इसका अगर कह सकें स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, तो अगर K2 का स्क्वायर कर दूँ तो 1/K1 आ जाएगा। तो K2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लूँ, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1/रूट में K1 आ जाएगा। तो K2 इज इक्वल टू 1/रूट में K1। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बस हमें रिलेशन चेक करना है कि क्या स्क्वायर कर देने पर बन जा रहा है या स्क्वायर का रेसिप्रोकल करने पर बन रहा है, ये बस देखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, बोल रहा है ए वीक एसिड है जे के की वैल्यू दे दिया, वीक एसिड है तो K दिया रहेगा। 0.0 मोल ऑफ दिस एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर 0 तो इसका कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा ना, अगर 0.01 मोल है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगा 0.1 मोलर, ठीक है। और K की वैल्यू भी दे दिया है 10⁻⁵। बोला है परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, तो अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, √K/C। K की वैल्यू क्या दी हुई है 10⁻⁵, C की वैल्यू क्या होगी 0.1, तो यह आ जाएगा 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, तो ऊपर जाएगा 10⁻⁴, मतलब 10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 ये अल्फ़ा की वैल्यू है। तो परसेंटेज अल्फ़ा क्या आ जाएगा 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻2, तो 1% आ जाएगा। परसेंटेज अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1%। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%, 16 का ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल हमारा कर रहा है व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ कार्बन का निकाल लेना है और यहाँ कार्बन का निकाल लेना है। तो कार्बन इन्हीं दोनों में मौजूद है। अगर मैं देखूँ कार्बन हाइड्रोजन में, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.5, इसकी 2.1, तो ये अपने पर पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज छोड़ेगा। तो एक्स यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव वाला, तो एक्स प्लस 4 × 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -4। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -4 होना भी चाहिए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, निगेटिव चार्ज रखेगा। यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 होती है, क्लोरीन की होती है 3, तो इसमें क्लोरीन अपने ऊपर नेगेटिव रखेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव छोड़ेगा। तो कार्बन प्लस 4 क्लोरीन, मतलब एक्स मान लेते हैं, और 4 × -1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 4, तो -4 to 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, -4 to 4 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है ए कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CCH14 हैज 2 टर्सरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम। तो CCH14 के जितने स्ट्रक्चर हैं पॉसिबल वो बनाएंगे और उसमें सोचेंगे कि इसमें 2 टर्सरी कार्बन होगा। तो अगर बनाओगे तो एक्चुअल में यही वाला सिस्टम, एक सिस्टम ये एग्जिस्ट करेगा, ये टर्सरी कार्बन वाले सिस्टम होंगे, 2 इसमें टर्सरी कार्बन एटम होंगे, ये वाला सिस्टम। अगर ध्यान देखो तो हम क्या बोलते थे, जिस पर देखना है ये तो हमारा 1 डिग्री कार्बन है, इसको अगर इस कार्बन बात करें तो ये कार्बन 3 डायरेक्ट कार्बनों से जुड़ा होता है, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन भी 3 डायरेक्ट कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 3 डिग्री कार्बन। तो बस अब इसका नॉमेनक्लेचर कर लेना है। सिंपली क्या होगा, इधर से भी काउंट कर लो 1 2 3 4, बैलेंस चेन हमारा ये होगा, 4 कार्बन है, ब्यूटेन आएगा, और किस पे 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 3
डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम होगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द पेंटुइन फोराइन। तो पेंटुइन फोराइन बनाने आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन की चेन रख लेंगे, ठीक है, 2 पे इन लगा देंगे और 4 पे क्या लगा देंगे, आइन नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 पे इन हो गया और 4 पे हमारा आइन हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे, ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन तो होगा नहीं, यहाँ नहीं होगा हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। तो पाई बॉन्ड तो 3 पाई बॉन्ड एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में तो आंसर तो सॉल्व हो गया, 3 पाई बॉन्ड वाला एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ये एक पाई होगा, ये पाई और ये पाई, बाकी सब सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिग्मा बॉन्ड होंगे एंड 3 पाई बॉन्ड होगी इस मॉलिक्यूल में, 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, द फॉलोइंग कन्फॉर्मर फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये इस तरह का सिस्टम होता है हमारा, इसका कन्फॉर्मर बनाया गया, दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं कि बल्कि ग्रुप दूर होना चाहिए, CH3 ग्रुप होता है तो दूर होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेबल अगर ये यही अगर हमारा इथेन का होता तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये 60 डिग्री गॉस फॉर्म में रहेगा तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर नहीं इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये इस फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करेगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल इसमें बोला है, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अगर मैं ध्यान देखूँ तो एरोमेटिक के लिए 4 कंडीशन होती है। एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होती है, पहला कंडीशन होती है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, डबल सिंगल डबल, इस तरह से कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इस तरह से। थर्ड हमारा कंडीशन होना चाहिए सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। फोर्थ 4n+2 हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं, तो एरोमेटिक अगर मैं देखूँ तो ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, कंजुगेशन भी है, सारा sp2 हाइब्रिडाइज भी है, कंजुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल, और 4n+2 निगेटिव चार्ज को 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई बॉन्ड से 4 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिक का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसमें भी साइक्लिक है, कंजुगेशन है, सारा sp2 हाइब्रिडाइज भी है और यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा एरोमेटिक। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ भी साइक्लिक, कंजुगेशन, sp2 हाइब्रिडाइज और यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी एरोमेटिक का कंडीशन है। ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एक कार्बन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज, तो दिस इज़ नॉन एरोमेटिक सिस्टम और नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक ये 3 है, यही नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा ये सब एरोमेटिक वाले हैं, तो इसके हिसाब से ये क्रॉस हो जाएगा, नॉट एरोमेटिक पूछा है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि नॉन एरोमेटिक नॉट एरोमेटिक है। नेक्स्ट सवाल हमारा एंटी मार्कोनी का एडिशन, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। अगर मैं ध्यान से बनाऊँ तो इसको CH3 CH2 CH CH2 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1D यहीं पर आएगा, Br आ जाएगा, ठीक है, यहीं पर क्या आ जाएगा हमारा, बोलते हैं कि यहीं पर हमारा 1 डिग्री प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब यहीं पर हमारा रेडिकल यहाँ बनता है CH2Br, ठीक है। अब क्या होगा इसके साथ C2H5ONA, तो अगर मैं देखूँ तो 1 डिग्री एल्किल लाइट है, आराम से विलियमसन ईथर सिंथेसिस टाइप का होगा, ये इसको यहाँ करेगा, इसको बाहर फेंक देगा, तो NaBr बाहर निकल जाएगा, ये हमारे पास बन क्या जाएगा CH3 CH2, यहाँ भी यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा CH2 और OC2H5, तो 4 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन ई, 4 कार्बन टोटल यहाँ है और OCH2, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये स्ट्रेन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन का सवाल है। बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कॉन्फिगरेशन। तो स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन बोलते हैं 180 डिग्री। जैसे अगर हम इथेन की बात करें तो अगर इथेन का स्टैगर्ड बनाना हो तो मैं पहले तो स्टैगर्ड बनाने में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। दिस इज़ ए इक्लिप्स्ड होगा जो 0 डिग्री के एंगल पे बोल सकते हैं। और स्टैगर्ड में क्या होगा, ये दोनों सीधे बाई, अगर एक सीधा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इस तरह से। ये 180 डिग्री के एंगल पे होता है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन यहाँ 180 डिग्री। तो होता क्या है, एक कन्फर्म बात है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन यहाँ स्टेबल ज़्यादा होता है, यहाँ ये लेस स्टेबल होगा। तो देख लो ऑप्शन में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। तो ऑप्शन जो है
वो हमारा एक तो बी वाला सही बोल रहा है और स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल ये गलत है, मोर स्टेबल ये भी गलत है। स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिस कॉन्फर्मेशन बिकॉज स्टेगर्ड कॉन्फर्मेशन है नोट ओरिजिनल, कोई भी बल्कियर ग्रुप का स्ट्रेन नहीं है, नोट ओरिजिनल स्ट्रेन है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा इस रिएक्शन का सवाल है, बोला है एक्स और वाई क्या बनेगा। तो बनाते हैं पहले HC ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरह से मॉलिक्यूल है, इसके सामने पहले दे दिया NaNH2 लिक्विड अमोनिया ये दे दिया हुआ है और सेकंड दे दिया है CH3CH2Br दे दिया हुआ है। ठीक है, तो बारी बारी से कर लेते हैं। NaNH2 लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा और ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करके Br को बाहर कर देगा। तो बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, या जाएगा CH2CH3 और इसका नाम करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूट-1-आइन। ठीक है, इसका नाम हो गया ब्यूट-1-आइन और इसी में अब क्या डाल दिया गया है, इसमें फिर फर्दर NaNH2 लिक्विड अमोनिया दिस इज X। तो या तो ऑप्शन बी हो जाएगा या तो सी हो जाएगा, इन दोनों में से कोई होगा, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी। बाकी देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। NaNH2 फिर ऐड करेंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा और यही निगेटिव चार्ज हमारे CH3CH2Br पे अटैक मार देगा, यहाँ मारेगा और Br को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3 और यहाँ पर दो CH2CH3 दो कार्बन और ऐड हो गए हैं। नंबरिंग करेंगे तो किधर से भी करो, इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ जाएगा, हेक्स आइन आ जाएगा, लेकिन हेक्स कितने पे आइन आएगा, हेक्स 3 आइन या 3 हेक्साइन भी इसको बोल सकते हैं, 3 हेक्साइन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 हेक्साइन और 1 ब्यूटाइन, 2 हेक्साइन नहीं या 3 हेक्साइन बनेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है मास ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ 15 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। तो सिंपल बस इसको सॉल्व करना है, बस क्या करना है, लिखना है फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये आइसोटोनिक सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि ग्लूकोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आइसोटोनिक है, मतलब π1 π2 के बराबर है। तो अगर ग्लूकोज के लिए निकालूंगा तो गिवन मास, हमें मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है, मोलर मास 180 पता ही होता है, हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दें ना, π1 = C1RT C2RT, R और T कॉन्स्टेंट ही है, तो C1 = C2, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर मान लेते हैं। और इसका 15 ग्राम, इसका बोला है कि 15 ग्राम 1 लीटर में, तो 15 ग्राम इसका मॉलिकुलर मास यूरिया, ये यूरिया हो जाएगा, ये ग्लूकोज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15/60 और 1 लीटर में तो 1:1 कर देंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे m = आ जाएगा क्या, इसको यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 / 3, तो 15 × 3 मास क्या आ जाएगा 45 ग्राम। अगर मैं 45 ग्राम का ग्लूकोज कर लूँगा तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक हो जाएगा 15 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ यूरिया के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि द फॉलोइंग सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 250 ml of water, 10 ग्राम of urea in 250 ml of water and 10 ग्राम of सुक्रोज in 250 ml of water। और ग्लूकोज प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है P1, यूरिया कर रहा है P2 और सुक्रोज कर रहा है हमारा P3। तो बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए सिंपली, तो पाई = CRT, R और T तो कांस्टेंट है, बस C डिपेंड करेगा। तो अगर मैं C1, अगर पाई को P से दिखा दिया तो P = C, तो सबके लिए मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल दूँ, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, तो इसी हिसाब से करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए अगर ध्यान से देखो तो दिया क्या है, ग्लूकोज दिया हुआ है, सेकंड यूरिया दिया हुआ है एंड सुक्रोज दिया हुआ है। अगर मैं इन सब की बात करूँ तो सब 10 ग्राम दिए हुए हैं, ये भी 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, और वॉल्यूम में सबका 250 ml दिया हुआ है। तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, बस अब डिफरेंस किस में आएगा, मोलर मास में आएगा। इसका मोलर मास होता है 180, ग्लूकोज का, यूरिया का होता है 60 और इसका होता है 342। अगर मैं निकालूंगा ग्लूकोज के लिए जो प्रेशर है, इसके लिए जो प्रेशर है, इसके लिए P1 है, इसके लिए P2 है और इसके लिए P3 है। तो अगर मैं P1, P2, P3 अगर मैं निकालूँ, जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूँ, तो C1 जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 / 180 × 250, ये आ जाएगा 10 / 60 × 250, और यह आ जाएगा 10 / 342 × 250। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया और वॉल्यूम इन ml ही रहने दो। तो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दो, और अगर प्रॉब्लम है तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो सब में, अगर लीटर में आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज किसकी होगी, जिसकी डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज कम होगी, बाकी सब तो कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर में कम वैल्यू यूरिया की है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे आएगा, मतलब प्रेशर सबसे ज़्यादा यूरिया का होगा,
फिर हमारा उसके बाद 180 और लास्ट में 342, क्योंकि मास ज़्यादा तो मोलर मास ज़्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे और हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो P2, P1 और P3 हमारा प्रेशर का ऑर्डर होगा बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेमडा MC दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ लेमडा MC, वो दिया है 9.54 ओम इनवर्स ओम साइमन लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दे दिया है, लेमडा इन्फिनिटी भी दे दिया है 238 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओम इनवर्स को मैं बोल रहा हूँ। बोला डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो तो होता है ये लेमडा MC अपॉन लेमडा नॉट मतलब लेमडा नॉट M या लेमडा नॉट इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। तो इसी को बस डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज निकाला मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो 9.54 डिवाइडेड बाई 238। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 4.008%। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, एक रिएक्शन ये दिया हुआ है। रिएक्शन 1 दिया है दिस इज एंड दिस वन इज रिएक्शन 2 दे दिया हुआ है। E0 सेल की वैल्यू दे दिया है, हमें निकालना इसकी वैल्यू निकालना 3Mn2 प्लस की Mn0 और 2Mn3 प्लस की। मैं क्या कर दूं कि फर्स्ट सेकंड में जाए, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं, तो अगर मैं फर्स्ट और मतलब अगर सेकंड को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेता हूँ अच्छे से, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mn। अगर मैं यहाँ इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है हमारा Mn2 प्लस टू फॉर्म Mn3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। फाइनल रिएक्शन में Mn3 प्लस इधर ही मिल रहा है, तो मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग रिएक्शन बाई 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 2, अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये जाएगा 2Mn2 प्लस टू फॉर्म 2Mn3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब बस इस इक्वेशन को थर्ड मान के इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमें ये डिजायर्ड दिस इक्वेशन नंबर मान लेते हैं जो भी ए हमें मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया फर्स्ट एंड थर्ड को, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा 2Mn2 प्लस Mn2 प्लस 3Mn2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला वहाँ वाला चला जाएगा, ये बच जाएगा Mn प्लस 2Mn3 प्लस, ये हमारा आ गया हमारा। ठीक, ये हमारा आ गया 3Mn2 प्लस 2 Mn प्लस 2Mn3 प्लस। अब ये डिजायर्ड इक्वेशन आ गया। सवाल ये है क्या मल्टीप्लाई करने पे E0 सेल, इसकी E0 सेल की वैल्यू तो -1.18 वोल्ट होगी, क्या मल्टीप्लाई करने पर इसकी E0 की वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, E0 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि E0 क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं कर सकते हैं, गैस फ्री एनर्जी में कर सकते हैं। अब सवाल है कि मैं क्या इसको डायरेक्ट ऐड कर सकता था? हाँ, मैं इसको डायरेक्ट ऐड करके कर सकता था, या तो मैं डेल्टा G से कर लेता। इसको डायरेक्ट ऐड तब कर सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं होते तो हम नहीं कर सकते दोनों को। अब तब हम डायरेक्ट E0 को ऐड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, तो हम इसके लिए जो E0 होगा ये दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। -1.18 -1.51 तो आ जाएगा माइनस का 2.69 वोल्ट आ जाएगा। माइनस का 2.69 वोल्ट आ गया। E0 वैल्यू निगेटिव हो गई। E0 से अगर निगेटिव आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ इस रिएक्शन के लिए? ये मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि ये रिएक्शन क्या है, मतलब अगर स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा G पॉजिटिव आ जाएगा और रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। तो बैकवर्ड हो जाएगा नो एंड फॉरवर्ड रिएक्शन नो एंड E0 सेल की वैल्यू -2.69 वोल्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्हेनियस इक्वेशन का प्लॉट है। अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ln k वर्सेज 1/t का हमें ग्राफ बनाना है। तो पहले मैं आर्हेनियस इक्वेशन पता होना चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है, k = a e⁻−ea/rt। मैं दोनों तरफ ln ले लूँगा, लॉग अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ln k = आ जाएगा ln a e⁻−e/rt। इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसमें अंदर एंट्री करता हूँ, ये हो जाएगा ln a प्लस ln m × n क्या हो जाएगा, अगर m इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, तो हो जाएगा ln m प्लस ln n, तो ln a प्लस ln e⁻−e/rt। ठीक है, और ln k अगर मैं ये देखूँ तो ये ln को ही खा जाएगा। ठीक है, log बेस e 1 होता है, तो ये आ जाएगा ln a - e/rt। ये हमारा आ जाएगा ln
दिस इज एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपन आर टी। मुझे एल एन के वर्सेज 1/t का ग्राफ बनाना है, तो एल एन के को y मान लेते हैं और 1/t, अगर यहाँ मल्टीप्लाई 1/t को क्या मान लेंगे, 1/t को हम मान लेंगे हमारा x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू ये इसके साथ जो जुड़ा होगा वो m होगा और ये हमारा होगा इंटरसेप्ट। ध्यान से देखो तो इसका स्लोप, अगर मैं इसकी स्लोप y तो हमारा ln के हो गया और इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करूँ ये हमारा c है। इंटरसेप्ट तो हमारा हो जाएगा ln a और हमारा स्लोप हो जाएगा माइनस ई अपन आर। तो स्लोप निगेटिव है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ बनाते हैं और स्लोप निगेटिव है तो इस तरह बनाएंगे। और यहाँ पर इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन वाला जो ग्राफ होगा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये तो इंटरसेप्ट दिखा दिए और स्लोप को ढलान दिखाना है, ऊंचाई नहीं दिखानी है। स्लोप निगेटिव है मतलब इस तरह से होगा स्लोप। तो अगर जो हमारा ग्राफ इस तरह वाला जो होगा वही बेस्ट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से ग्राफ बनेगा ln के वर्सेज 1/t का। ये हमारा इंटरसेप्ट कुछ आएगा और यहीं से स्लोप हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ये स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई अपन आर। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए स्लोप की वैल्यू दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो आर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा ग्राफ होगा और ऑप्शन सी हमारा ये वाला ग्राफ, जो कि ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया है 2000 ईयर। इफ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर्स इज 0.02 मोलर देन द इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन अगर सिंपलेस्ट तरीका मैं बताऊँ तो एक फार्मूला होता है, उससे कर लो। एन टी इजिकल टू होता है n0 1/2 के पावर n। एन टी क्या होता है, कितना हमारा टाइम टी के बाद कितना हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बच गया, n0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और n यहाँ जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ लगे हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, n इजिकल टू टोटल टाइम अपॉन टी हाफ की वैल्यू क्या है। तो टोटल टाइम दिया हुआ है, ध्यान से देखो तो 8000 ईयर दिया हुआ है और टी हाफ की वैल्यू 2000 दिया है, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। और एन टी टाइम टी पे कितना कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, वो है 0.02 और n0 हमें निकालना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। 1/2 n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो यहाँ से आ जाएगा n0/16 इज इक्वल टू 0.02। तो n0 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 16 मतलब क्या आ जाएगा 0.32 मोलर। तो n0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.32 मोलर आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.32 मोलर। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, तो वो तरीका क्या है, सिंपलेस्ट है। हमें क्या बोला है कि हाफ लाइफ क्या नाम है कॉन्सेंट बोला है कि हाफ लाइफ, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि अगर n0 है तो n0/2 हो जाएगा, n0/4 हो जाएगा। ये 2000 ईयर में इतना हो जाता, 4000 ईयर में इतना हो जाता, मतलब दो हाफ लाइफ। और फिर नेक्स्ट 2000 और मतलब 6000 में इतना हो जाता है n0/8, और 8000 के बाद वो कितना हो जाता है n0/16 इस तरह से कर लेता। अब n0/16 की वैल्यू दे दिया हुआ है, वो दे दिया हुआ है 8000 ईयर के बाद वो दे दिया हुआ है 0.02, ठीक है। तो n0 क्या आ जाता 0.02 मल्टीप्लाई बाई 16, तो क्या आ जाता है 0.32 मोलर। इस तरह भी कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है तो बोलते हैं अगर वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, तो वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो अगर देख लें हम, अगर ग्रुप ये सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन और कुछ +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड कुछ एलिमेंट +4। तो जो +4 वाले होंगे वो जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कौन हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यूरोपियम +3 में भी एग्जिस्ट करता है, तो वो यहाँ यूरोपियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम तो करेगा। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद को ऑक्सीडाइज करवा सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा रेदर देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हमारा सीरियम टर्बियम 4+। सीरियम जो हमारा होता है वो अच्छा खासा +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, CeO2 के कॉम्प्लेक्स होते हैं, CeO2 हमारा सीरियम ऑक्साइड, ये भी हमारा यूज होता है, तो काफ़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी हम रिएजेंट में भी सीरियम का यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, तो सीरियम एंड टर्बियम 4+ इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है द पेयर ऑफ लेंथेनाइट विच आर डायमैग्नेटिक गैस। तो पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सारे का लिखना होगा, जैसे सीरियम का लिखूँ तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है जिनॉन 6s2 4f1 6s2 4f1 एंड 5d1, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो सीरियम 4+ करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, जो जेनॉन की तरह बन जाएगा, तो मतलब ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और अगला मैं बात करता हूँ टर्बियम 2+ की,
तो यटरबियम 2+ की अगर मैं बात करूँगा, यहीं से देख सकते हो कि सेरियम 3+ तो हमारा नहीं हुआ। सेरियम 3+ अगर मैं देखूँ तो सेरियम 3+ क्या हो जाएगा, जेनॉन एक्स से बाहर निकलेगा, फिर 4F1 से फिर 5D1 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो आउटर मोस्ट सेल से, फिर ये, और लास्ट में हमारा जेनॉन 4F1 हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ डायमैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया ना। अगर मैं बात करूँ यूरोपियम की, तो यूरोपियम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यूरोपियम हमारा क्या होगा, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 6s2 4f7। अगर मैं यूरोपियम में +2 निकालूंगा तो आ जाएगा जेनॉन 4f7, और यूरोपियम का अगर मैं +3 निकालूंगा तो आ जाएगा जेनॉन 4f6। तो इसमें भी क्या है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, यूरोपियम 3+ वाले और यूरोपियम 2+ वाले, ये दो ऑप्शन कट गए। अब बात कर लेते हैं यटरबियम 2+ की। तो यटरबियम के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो जो होता है इसका होता है जेनॉन 6s2 4f14। तो अब जो निकलेगा आउटर मोस्ट 6 से ही निकलेगा, तो यटरबियम 2+ क्या हो जाएगा, हो जाएगा जेनॉन 4f14, और 4f14 मतलब फुल फील्ड है, मतलब ये डायमैग्नेटिक है। तो ऑप्शन तो हमें मिल गया है सेरियम 4+ एंड यटरबियम 2+। बाकी हम प्रोमेथियम इसकी बात कर लेते हैं, प्रोमेथियम PM जो होता है उसकी बात कर लेते हैं, और समारियम 3+ की बात कर लेते हैं। तो पहले प्रोमेथियम की बात करेंगे, PM की मैं बात करूँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनॉन 6s2 4f5, 6s2 4f5। अगर मैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, PM 3+ बनाऊंगा, तो ये आ जाएगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 1 निकलेगा, तो जेनॉन 4f4 बच जाएगा। ये भी हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और अब मैं लास्ट अगर निकालूँ समारियम की, तो समारियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन 6s2 4x6। अगर इसको समारियम 3+ करूँ तो ये हो जाएगा जेनॉन 2 यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, तो 4f5 बच जाएगा। तो सारे के सारे ये भी पैरामैग्नेटिक हैं। ऑप्शन ए सेरियम 4+ एंड यटरबियम 2+ हमारा क्या है, वो हमारा डायमैग्नेटिक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो जैसे स्टेटमेंट 1 क्या करा है, CONS3 इज होमोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। होमोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, अगर सारे के सारे लिगेंड सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं होमोइलेक्ट्रिक। और जैसे CONS3 4Cl2+ को हेटेरोइलेक्ट्रिक बोला जा रहा है। तो हाँ, ये बात भी सही है। होमोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स को मतलब क्या बोलते हैं, होमोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स मतलब आल लिगेंड आर सेम हियर, आल लिगेंड, यहाँ अमोनिया लिगेंड है और ये हमारा सेंटर मेटल है, तो आल लिगेंड आर सेम। तो और यहाँ पर 2 लिगेंड आ गया तो हेटेरोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स मतलब कोई एक लिगेंड डिफरेंट हो जाए तो उसको हेटेरोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हेटेरोइलेक्ट्रिक। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो कॉम्प्लेक्स CONS3 6+ है ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड, बट CONS3 4Cl2 है मोर देन 1 काइंड ऑफ लिगेंड। तो सही बात है, होमोइलेक्ट्रिक होने के लिए एक ही होना चाहिए और हेटेरोइलेक्ट्रिक के लिए एक से ज़्यादा। तो ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, वो भी किसका करना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म टाइप के कॉम्प्लेक्स का ना, जहाँ दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स साथ में जुड़े हुए। तो इसको करना सिंपल है। अगर हम AgH2O2 की बात करें और AgCN2 की बात करें तो बोलते हैं ये जो आगे रहता है वो कटायन की तरफ बिहेव करता है। Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा तो इस पर +1 छोड़ेगा, तो इस पर -1 छोड़ देगा, और -1 छोड़ेगा तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, x + 2 × -1 = -1, तो x = -1 + 2, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही आएगा। तो दोनों सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन में है, बाकी में 2 हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्रॉस हो गए। अब इसका नाम लिखते हैं। तो पहले तो इसी का लिखेंगे, तो बोलते हैं कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो पहले इसको लिखेंगे तो डाई एक्वा हो जाएगा, क्योंकि 2 वाटर है तो डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट। और यहाँ क्या हो जाएगा, डाई साइनाइडो लिगेंड को पहले लिखते हैं, मेटल को बाद में। और यहाँ पर क्या हो, ये अनायनिक लिगेंड की तरफ बिहेव करे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरफ बिहेव करे, तो इसको आर्जेंटेट लिखते हैं, आर्जेंटेट, ATE जो ऐड कर देते हैं और फर्स्ट हो जाएगा। तो डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो आर्जेंटेट फर्स्ट। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आगे वाला जो कटायनिक होता है दूसरा वाला एनायनिक होगा। तो कटायनिक के लिए तो सिंपल सिल्वर लिख देंगे, एनायनिक के लिए मेटल को मेटलेट बोलते हैं, तो आर्जेंटेट हो जाएगा एक्चुअल में, जब लोग डिटेल में पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो पहले में ऑक्सीडेशन स्टेट सीखना है कि कैसे हम निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव आने वाला है और यहाँ पर ये CN का -1 हमें पता ही होना चाहिए, तो यहाँ से +1 इसका भी आ गया। फिर उसके बाद नाम लिख लिया, इसको पहले लिख लिया डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट और इसको डाई साइनाइडो आर्जेंटेट फर्स्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, क्रिस्टल फिट थ्योरी का सवाल है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दे दिया है, उसका नाम है K4FeCN6। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका हम
K4 एफिशिएंसी इसका थोड़ा K4 एफिशिएंसी इसका हम क्या कर लेते हैं, K4 एफिशिएंसी इसका हम स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये हमारा K4 एफिशिएंसी। अगर इसमें मैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो पोटेशियम का +1 होता है, तो इसको मैं ले सकता हूँ 1/4 +1/4, और आयरन का निकालना x प्लस Cn का होता है -1, और कितने हैं 6 = 0, तो x = क्या आ जाएगा -6 + 4 -2 प्लस x = 0, तो x = क्या आ जाएगा +2। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 में है। अब मैं इसको T2G की तरह बना लूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ T2G होगा, यहाँ Eg होगा। सवाल है कि ये क्या है, ये Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीकेंड, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ क्या होगी, पेयरिंग अकर होगी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होगा, डेल्टा नॉट बहुत ज़्यादा पेयरिंग एनर्जी से होगा, तो हम क्या करा देंगे, पेयरिंग करा देंगे। पेयरिंग करा देंगे तो 1 2 3 Fe2+ में कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे Fe2+ का मतलब क्या हो जाएगा, D6 कॉन्फ़िगरेशन। और D6 कॉन्फ़िगरेशन का हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 0 आ गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पूछा, हमें पूछा क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगा T2G6 और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, T2G6 Eg 0। ऑप्शन हमारा C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा रिएक्शन का, अल्कोहल का चैप्टर का सवाल हो सकता है। बोल रहा है हमारे पास CH3 CH2 Br है और इसमें क्या किया गया है, अल्कोहलिक KOH दे दिया है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, पहले हमें समझ में आना चाहिए, इलिमिनेशन करता है। क्या करता है, इलिमिनेशन। वो क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को पकड़ता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख के दिखा दूँ, तो ये हमारा Br है, ये हमारा CH3 है, दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। अल्कोहलिक KOH जो बेस होता है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा, ये यहाँ जाएगा और इस Br को फेंक देगा बाहर, यहाँ एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। और एल्कीन हमारा A आ गया, फिर उसमें HBr ऐड कर दिया गया है। तो HBr क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, एक और कार्बन है यहाँ पर, मैंने कार्बन एक भूल गया, तो यहाँ पर एक और कार्बन बना देते हैं, CH3 निकलेगा तो यही। तो एक्चुअल में बना क्या है, हमारा प्रोपीन बन गया है। क्या बन गया है, इस तरह से प्रोपीन बन गया, 3 कार्बन की चेन प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन बन गया, इसमें HBr है, तो H कहाँ पर अटैक करेगा, A पोजीशन पे आ, तो जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वहाँ पर हमारा Br-, अगर यहाँ कार्बोकैटायन है, यहाँ कार्बोकैटायन, तो ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो Br- जाकर यहाँ अटैक कर देगा एंटी मार्कोनिक आप के हिसाब से, मार्कोनिक आप के हिसाब से। एंटी मार्कोनिक आप में H2O2 होता नहीं, मार्कोनिक आप के हिसाब से यहीं है, Br जाएगा, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ C, H और H, ठीक है। अब HBr अटैक हो गया। अब मुझे फिर एक्वस KOH दिया है, तो एक्वस KOH क्या करता है, एक्वस KOH ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन करेगा, Br को निकाल के अपने आप को OH को ऐड करा लेगा, तो क्या बन जाएगा C, यहाँ तो CH3 है ही, यहाँ पर एक H है ही, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर CH3। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 नंबरिंग कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, प्रोपेन है 3 कार्बन और 2 पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2-ऑल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपाउंड ए है उसको ट्रीटमेंट करा दिया गया सोडियम के साथ, सोडियम के साथ ट्रीटमेंट करा के कंपाउंड बी बना दिया गया, और उसी कंपाउंड बी को PCl5 के साथ, नहीं एंड विथ PCl5 सॉरी, बोला कंपाउंड ए को ट्रीटमेंट करा दिया गया, Na के साथ बी बना दिया गया, और कंपाउंड ए को ही PCl5 के साथ ट्रीट कराया गया। कंपाउंड ए को PCl5 के साथ ट्रीट करा दिया गया और कंपाउंड सी बना दिया गया। अब जो बी सी है उन दोनों को कंबाइन करके बना दिया गया एक कंपाउंड, उसका नाम है डाई एथिल ईथर, तो उसका फार्मूला होता है C2H5O C2H5। तो ये अगर मैं ध्यान से देखूँ ईथर, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का क्वेश्चन लग रहा है, WES का क्वेश्चन है। अब उसमें क्या होता है, एक तो एल्किल हैलाइड बनता है और एक क्या बनता है, एक बनता है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। तो मुझे लग रहा है ये अल्कोहल है, हमारे पास अल्कोहल है, इसको सोडियम से रिएक्ट करा देंगे तो क्या कर देगा, ये मेटल एसिड रिएक्शन का ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो बन जाएगा C2H5O Na+ और हाफ H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और यही फिर यहाँ पर हमने C2H5OH को अगर PCl5 के साथ ट्रीट करा दिया तो हमें पता है क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा C2H5Cl। फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये O- इस कार्बन सेंटर पर जाएगा, क्लोरीन को बाहर कर देगा, तो आ जाएगा BC, मतलब BC हमारा क्या होगा C2H5O- Na+, और ये हो जाएगा C2H5Cl।
तो यहाँ से इस पर जाएगा, Cl को बाहर कर देगा, तो C2H5O C2H5 और NaCl हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा और ए तो आ जाएगा C2H5OH, ए हमारा क्या आ जाएगा, ए हमारा C2H5OH आ जाएगा ए, बी हमारा आ जाएगा C2 मतलब अगर मैं बी की बात करूँ तो बी हमारा आ गया है C2H5Cl, दिस इज़ बी, एंड सी हमारा क्या आ जाएगा, सी हमारा ए बी हो गया नहीं, ए तो हमारा C2H5OH, अच्छा बी हमारा C2H5O Na+ और सी हमारा C2H5Cl। तो देख लो, ए C2H5OH, बी C2H5ONa और सी हमारा आ जाएगा C2H5Cl। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विद। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तभी हमें पता चल पाएगा। पहले हमें 2-मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल बना लेते हैं, 2 पे मेथाइल और प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ 1 ऑल बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे, ये हमारा 2-मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल बन गया। दूसरा हमारे पास क्या है, मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल, मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल बना लेते हैं। तो मतलब मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल अगर मैं बनाऊँ 2 मेथाइल, तो मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनेगा, मतलब ये सेकंड पोजीशन पे ही बात कर रहा है, मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल इस तरह से हमारा लग रहा है बनेगा, ये हमारा मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। और थर्ड हमारा है प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तो सिंपली अल्कोहल यहाँ ऐड कर देना, बाकी हाइड्रोजन ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, दिस इज़ प्रोपेन 2 ऑल। और फोर्थ हमारा प्रोपेन 1 ऑल, तो कार्बन की 3 और 1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल, तो हमारा आ जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। दिस इज प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल और दिस इज 2-मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अगर मैं बात करूँ बारी बारी से बात करूँ तो बारी बारी से बात करूँ, अगर मैं HBr के साथ सबको ट्रीट कराऊंगा तो कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा, एक कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ कार्बोकटाइन बनेगा, क्योंकि होगा क्या OH H+ पे जाके OH2 पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ेगा, तो सब जगह यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, तो बस अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लो। यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करूँगा तो केवल 1 अल्फ़ा H आएगा, ये वाला कार्बोकटाइन के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, तो 1 अल्फ़ा H। यहाँ कितने आ जाएंगे अगर ध्यान से देखो तो तीनों अल्फ़ा कार्बन है, 9 अल्फ़ा H आ जाएगा यहाँ। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितने अल्फ़ा H आएगा, 3 3 6, ये अल्फ़ा कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 आ जाएगा, और यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन 2। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी उतना फास्ट रिएक्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन ये वाला मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो HBr किसके साथ फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि निकलने के बाद ये ज़्यादा स्टेबल होगा 9 अल्फ़ा H के कारण, हाइपर कंजुगेशन के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू डाई इथल ईथर। डाई इथल ईथर तो अभी हम लोगों ने देखा ही था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का सवाल है, ये बनाना है। तो इथाइल क्लोराइड को हम क्या करते थे, C2H5Cl को सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करा देते थे, C2H5O Na+, ये ईथर का सिंथेसिस का रिएक्शन है, ये जाएगा अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा, ये बन जाएगा। तो रिएक्शन का नाम क्या होता था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, दिस इज़ विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजन MgBr है, ठीक है, दिस इज़ आवर हमारे पास ये है। तो हमें पता है कि ये निगेटिवली चार्ज होता है ये, और इसके साथ हमें ट्रीट कराना है CO2, तो CO2 को ट्रीट करा दो। तो CO2 से 2 कार्बन खींच रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस पर जाकर अटैक कर देगा, ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से, ये हमारा ये बन जाएगा C, यहाँ O- और डबल बॉन्ड O, और यहीं पर MgBr अटैच है। फिर वाटर ऐड कर देंगे, H2O ऐड कर देंगे, तो H2O कुछ नहीं करेगा, बस एक हाइड्रोजनों को यहाँ से ले लेगा, तो ये बन जाएगा COOH। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिस इज़ आवर बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, हमारे पास एस्टल्डिहाइड है और हमारे पास ये हमारा CCH5CH2CHO कोई कंपाउंड है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो अगर मैं देखूं क्या बेंडिक टेस्ट आइडोफॉर्म टॉलेंस या फेलिंग सोल्यूशन से, अगर मैं देखूं तो टॉलेंस फेलिंग तो दे देगा एल्डिहाइड का टेस्ट, लेकिन अगर मैं आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करूं तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या बोलता है,
जैसे अगर मैं CH3CHO बनाऊँ और यहाँ पर CCH5CH2CHO बना दे रहा हूँ, ये हमारा, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कब देता है? अगर कोई कंपाउंड आइडोफॉर्म, उसके लिए बोलते हैं तो COCH3 ग्रुप फ्री होना चाहिए। COCH3 ग्रुप जिसके पास फ्री होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए COCH3 ग्रुप हमारे पास, कार्बोनिल के बगल में CH3 ग्रुप फ्री होना चाहिए इस कार्बोनिल सिस्टम गोल में, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ CH2CHO, यहाँ CH2CHO है, यहाँ हाइड्रोजन फ्री है, CH2 फ्री, लेकिन CH3 हमें चाहिए, वो केवल इसमें मिलेगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारा क्या होना चाहिए? कार्बोनिल के बगल में CH3 ग्रुप फ्री होना चाहिए, तभी वो आइडोफॉर्म देगा। तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा करा है फेनिल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें पता ही है कि सिंपल सा हमारा क्या होता है, अगर फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना है तो एनिलीन ले लेना है, प्राइमरी सिस्टम लेना है, और इसको क्या कर देते थे, इसको CHCl3 और KOH से रिएक्ट करा देते थे। दिस इज हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, और इससे जब हम क्या कराते थे तो ये हमारा बन जाता था NC, इसी को बोलते थे फेनिल आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शन का नाम होता था क्या? कार्बिल अमाइन रिएक्शन। 3KCl और H2O निकल जाता था, तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता था। तो आइसोसाइनाइड बनाने के लिए बेस्ट हमारा रिएक्शन कार्बिल अमाइन रिएक्शन है। उस रिएक्शन से हम तो डबलिंग करते हैं, रोजनमंड सेल्डिहाइड बनाते हैं, रिमर टीमन रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, सेल्डिहाइड बनाते हैं। लेकिन अगर हमें बात करें, हमें अगर कार्बिल अमीन रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट और NO2Br लगा हुआ है, इसमें बताना इनमें से कौन सा रिएजेंट बेस्ट है इस रिएक्शन कराने के लिए। अगर ये देखो तो एल्कोहल बना देगा, और ये हमारा यहाँ क्लोरीन ऐड कर देगा, HgSO4 H2SO4, इसका भी कुछ काम है। लेकिन जो H3PO2 एंड H2O ये क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करने का काम करता है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है DNA इज कंपोज ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? DNA इज कंपोज ऑफ रिगार्डिंग यूनिट्स ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कर रहा है, डिफरेंट टेस्ट दिए हुए हैं, उनके रेडिकल क्या क्या आइडेंटिफाई है कि किनसे क्या क्या मिलता है। तो हमें पता होना चाहिए। जैसे लेग टेस्ट जो होता है वो एल्युमिनियम 3+ के लिए होता है, लेग टेस्ट इज फॉर एल्युमिनियम 3+। नेस्लर रिएजेंट, इसका जो होता है, इससे जो रेडिकल आइडेंटिफाई होता है वो होता है अमोनियम प्लस, NH4+। थर्ड हुआ हमारा पोटेशियम सल्फोसाइनाइड जो होता है, ये हमारा Fe3+ को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, Fe3+। और लास्ट हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट, वो तो पता ही होता है नाइट्रेट आयन के लिए, NO3-। तो डी का फर्स्ट सारे ऑप्शंस में है, तो उससे एलिमिनेट नहीं होगा। और पोटेशियम सल्फोसाइनाइड ये हमारा Fe3+ का होगा। तो सी का सेकेंड एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में ए का हो जाएगा, ए का लेग टेस्ट का हो जाएगा, ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे 45 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया होगा। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। बाकी आप हमारे डिफरेंट वेबसाइट से इसको जुड़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को अच्छे से करें। ओके, थैंक यू।